आज के इस विशेष डिस्कशन में मैं सभी दर्शकों का श्रोताओं का स्वागत करता हूं और आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं हम एक विश्लेषण करते हुए करते हैं, एक एनालिसिस करते हुए करते हैं। हम केवल तथ्यों को प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारे फ्यूचर के ट्रेंड्स और एक बेसिक इकोनॉमिक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और उसी के लिए हम कर रहे हैं। ये जो पूरा हमारा डिस्कशन है, चर्चा है, वो आधारित होगी इस बात पर कि किस प्रकार हमारा देश, जो अब तेजी के साथ प्रगति के पथ पर चल पड़ा है, और आगे से कितनी तेजी के साथ प्रगति कर सकता है, और हम सब चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो अगर हम पिछले वर्ष को देखें 2022-23 को, और इस साल के बजट को देखें, तो कुछ ब्रॉड इंडिकेटर्स, कुछ विशेष संकेत हमें मिलते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम देखें तो इंडिया ने पिछले साल जीडीपी ग्रोथ में करीब 6% टू 6.8% जो एक्सपेक्टेड है, वो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ हुई है इंडिया के जीडीपी में। और ये सब विश्व स्तर पर घटित होती हुई बहुत सारी ऋणात्मक जो घटनाएं हैं, जो निगेटिव घटनाएं हैं, उनके होते हुए हुआ है। और अगर देखा जाए तो हमारी जो बेस लाइन ग्रोथ जीडीपी 22-23 में ये एक्सपेक्टेड है, जैसा मैंने बताया है कि 6.5% के आसपास ग्रो करेगी, और रियल टर्म्स में ये इतना ही 6.5% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एक्सपेक्टेड है ग्रो करना। एक और जो इम्पोर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अगले साल करीब 7% के रेट से ग्रो करे। ओके, पिछले साल इनफैक्ट वो 7% के रेट से ईयर एंडिंग हमारा ग्रोथ रेट था, वो करीब 8.7% था। और ये जो उस बैकड्रॉप में है कि उससे पहले 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था -6.60% गई थी, यानी हमारा कुल जीडीपी गिरा था कोविड के कारण। और उस गिरते हुए जीडीपी के ऊपर हमने 8.95% रिकवरी 2020-21 में की, 2020-21 में की। और अगर इसी आधार पर हम आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि उस बेस ईयर से हम ग्रो करते करते अब इस समय उस स्थिति में पहुंचे हैं, इंडस्ट्री में खासकर। मैं एग्रीकल्चर, ये जो इसमें बहुत ज़्यादा जो योगदान था एग्रीकल्चर का और सर्विस सेक्टर था, इंडस्ट्री में अभी हम करीब उस स्तर पर पहुंचे हैं जो कि प्री कोविड स्तर था। और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में काफ़ी समय लगेगा। तो अगर हम देखें तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं पिछले दिनों, और हाउसिंग मार्केट ने थोड़ा हल्का सा शुरू में डिक्लाइन होते हुए अब दोबारा वो बढ़ना चालू हुआ है। एक और जो चीज़ है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। ओके, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में और फर्स्ट हाफ में जो हमारा उत्पादन है, और खासकर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है सेक्टर है, उसमें एक थोड़ा गियर चेंज हुआ है। हम एक माइल्ड एक्सेलरेशन से, एक वॉकिंग मोड से हम थोड़े से क्रूज मोड में आए हैं। हम थोड़ा टेक ऑफ की तरफ बढ़े हैं कि अगर विश्व स्थिति अच्छी रही और साधारण से अच्छी रही, तो हम आने वाले सालों में काफ़ी सारे क्वार्टर्स को, काफ़ी सारे अपने टारगेट्स को पूरा कर लेंगे। जहाँ तक व्यक्तिगत कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन है, वो जीडीपी का करीब 59% रहा, 58.4% रहा पिछले साल के सेकंड क्वार्टर में। और तब से ये पिछले सालों के मुकाबले हाईएस्ट था 2013-14 के मुकाबले। और जैसे मैंने बताया, इसका जो मेन कारण था कि एक कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, जहाँ पर कोविड के कारण जो है वो कॉन्टैक्ट्स लोगों के बीच में कम हो गए थे, ये कॉन्टैक्ट्स
ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बढ़ने से हमारा कंजम्पशन बढ़ा है सर्विसेज का और बढ़ता चला जाएगा। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो फोकस्ट किया है ग्लोबल ट्रेड में, वो उसकी ग्रोथ 3.5% हुई थी 2022 में, और इसके इस साल कमिंग वर्ष में केवल 1% रहने की आशा है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि विश्व स्तर पर जो कमोडिटीज मार्केट है, जो हमारा टेंजिबल्स का मार्केट है, जो हमारा मर्चेंटाइज का मार्केट है, उसमें हमारा शेयर काफी कम रहा है, 1.8% के आसपास, और सर्विस सेक्टर में हमारा 4% शेयर रहा है। तो इस सब को देखते हुए हमारे सामने हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या कैसे फैक्टर्स हैं जो कि अगले साल हमारे लिए नए चैलेंजेस के रूप में आ रहे हैं। तो अभी तक अगर हम देखें तो जो कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस हैं इकोनॉमीज में, वो समाप्त नहीं हुए हैं। अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था को देखें, हम यूरोपियन अर्थव्यवस्था को देखें, हम यूनाइटेड स्टेट्स की अर्थव्यवस्था को देखें, तो हम देखेंगे अभी भी वहाँ पर माइल्ड फॉर्म में कोविड है, जबकि चीन में तो काफ़ी रैम्पेंट फॉर्म में है। और अभी कोविड रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस थे, उसको चीन ने थोड़ा कम किया, जिससे अचानक कोविड में बढ़ोतरी हुई, और उसके कारण जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स हैं वो सब डिसरप्ट काफ़ी हद तक हो गई, और वहाँ से जो नई सप्लाईज हैं वो आने में मुश्किल पड़ी। साथ में चाइना के एक बहुत बड़े पार्ट में सूखा पड़ने के कारण वहाँ एनर्जी प्रोडक्शन कम हुआ, जिससे बहुत सारी कंपनीज को अपने प्रोडक्शन को ही चाइना से बाहर लाना पड़ा। और आज चूंकि चाइना बहुत रिलायबल, कोविड के समय पर चाइना को बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं माना जाता, और उत्पादन के लिए थोड़ा से जो उसकी सेफ्टी का जो रेटिंग्स थी वो थोड़ी कम हुई है। तो जो एमएनसी से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं, किस प्रकार अन्य देशों में अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा फैलाएं, उसको डाइवर्सिफाई करें, जिससे उनका रिस्क जो है वो पोटेंशियल रिस्क थोड़ा कम हो, जो संभावित रिस्क है वो थोड़ा कम हो। एक जो सबसे बड़ी हैपनिंग आज 1 वर्ष होने आ गया करीब, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लगातार लड़ाई चल रही है, और जिसके अभी रुकने के आसार बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, उसने पूरे विश्व की जो पूर्ति की कड़ी है, जो सप्लाई चेन है, उसको इम्पैक्ट किया है, और मेनली 3 मार्केट्स में, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। ओके, और इसकी वजह से जो एक कारण हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, फर्टिलाइजर में, वीट में, इन सब में न केवल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि इनकी सप्लाई भी रेगुलर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। और इन सब समस्याओं के होते हुए और एक इन्फ्लेशन का रेट बढ़ने से, मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से, अमेरिका में पिछले साल मुद्रास्फीति की दर काफ़ी रही है, तो वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है उसने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको हाइक किया, और उसको हाइक करने के कारण जो है यूएस डॉलर्स का जो अप्रिसिएशन हुआ, यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ी। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसकी सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है, और बढ़ती हुई डिमांड में, क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा पार्ट डॉलर में होता है, बल्कि ज़्यादातर पार्ट डॉलर में ही होता है, तो बढ़ती हुई डॉलर डिमांड और घटते हुए डॉलर सप्लाई के बीच में डॉलर का रेट बढ़ना ही था। तो उससे और देशों के जो कि इंपोर्टिंग इकोनॉमीज हैं, जैसे भारत हुआ, या पाकिस्तान हुआ, या बांग्लादेश हुआ, या यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हुए, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हुए, ब्राज़ील हुआ, इन सब देशों के जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, और उसका एक इम्प्लीकेशन ये हुआ कि इन देशों की भी जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें एक डिसरप्शन आया, एक तरह का डिस्टर्बेंस आया, एक तरह का जिसको कहते हैं हलचल आई, और उसका असर ये हुआ कि इन देशों को भी अपनी
अर्थनीति को बदलना पड़ा, अपनी मौद्रिक नीति को बदलना पड़ा, और करीब करीब सब देशों में भारत सहित लगातार यहाँ के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में भी अगर अपने करेंसी को बचाकर रखना है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ में हो सकता है डॉलर्स भी बेचने पड़े। बीच में भारत के जो रिजर्व्स थे घटते घटते $100 बिलियन तक आ गए थे, जब इंडिया को डॉलर्स बेचने पड़े। थैंक्स टू इंडियंस, जिनका भारत से जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, रिपैट्रिएशन वो काफ़ी हाई है, और उसके कारण इंडिया की करेंसी जो अच्छे खासे $539 बिलियन के आसपास इंडिया का इस समय फॉरेन करेंसी स्टॉक है, और जो आने वाले समय में बहुत हाईली थ्रेटेंड है, जिसको बहुत बड़ा खतरा है। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भविष्य में हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ग्लोबल स्टैगफ्लेशन, जो स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन का एक कंबाइंड इम्पैक्ट होता है कि एक तरफ कुछ सेक्टर्स में प्रोडक्शन स्टैग्नेंस होती है, लेकिन उनमें साथ में मुद्रास्फीति भी होती है, उनके दाम भी बढ़ते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों के होते हुए, स्टैगफ्लेशन के होते हुए, अपनी इकोनॉमिक स्पेस को हर कंट्री ने रोकने की कोशिश की। तो उसका असर क्या हुआ कि थोड़ा जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कम हुआ, ओवरऑल ग्रोथ कम हुई, और जैसा आपने देखा कि पिछले दिनों चाइना के कारण सबसे ज़्यादा सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए। बड़े बड़े एमएनसीज जो चाइना से बेसिक कंपोनेंट्स, मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स मंगाते थे, उन सब में लंबे लंबे ऑर्डर्स पड़े रहे, बहुत समय से ऑर्डर्स पड़े रहे और सप्लाईज नहीं आई, उनका उत्पादन भी इम्पैक्ट हुआ, और उसका असर ये हुआ कि ग्लोबल स्लो डाउन की सिचुएशन बन गई। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जितनी दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को रिट्रेंच किया, अपने जॉब से निकाला है। अगर हम आईटी कंपनीज को लें तो हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ हजारों लोगों की छटनी की। इंडिया में भी काफ़ी सेक्टर में काफ़ी छटनी हुई है। देखना यह है कि आगे क्या होता है। अगर यही सीन चलता रहा तो ग्लोबल इकोनॉमीज की वजह से इंडिया में डिसरप्शन आने के चांसेस कम हैं। पिछले पैंडेमिक से कोविड के एक तो एजुकेशन का लॉस बहुत हुआ, और इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज का लॉस हुआ। इनफैक्ट एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें मेजर चेंजेस एक तो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आए, और मेजर डिसरप्शंस भी आए, क्योंकि जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हर इंस्टीट्यूशन अपने मेंटेन करने में उसको डिफ़िकल्टी हुई। और चूँकि ग्लोबल स्लो डाउन है तो इनकम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तो कम होनी ही थी। ओके, 2 साल के इस पैंडेमिक में काफ़ी सारे डिसरप्शंस हुए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़े, और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ज़्यादातर कंट्रीज़ ने एक मेजर फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ा, उनको अपने खर्चे बढ़ाने पड़े, और बहुत ही अकोमोडेटिव, अल्ट्रा अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज, मौद्रिक नीतियां बनानी पड़ी। क्यों? क्योंकि आउटपुट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उत्पादन कम हो रहा था, और उस कम उत्पादन को बढ़ाने के लिए देखिए, जब फिस्कल चैलेंजेस आते हैं और इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो कई बार मॉनेटरी पॉलिसीज काम नहीं करती, इनफैक्ट इनवेरिएबली काम नहीं करती। और इस सब परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार को अपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न देना पड़ा, जिससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स हैं वो बढ़े, और इवन जो हमारी डेट लाइबिलिटीज हैं वो भी बढ़ी। तो ये सब चीज़ें जो एडवांस इकोनॉमीज में जो इन्फ्लेशन था, जिसकी वजह से ग्लोबल फिस्कल एक्सपेंशन हुआ, मॉनेटरी ईजिंग हुई, और ये सब चीज़ें बहुत हाई लेवल पर पहुंची। आने वाले समय में मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि शायद इन चीज़ों के लिए बहुत आप आशा से 1 या 2 साल तक नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल जो सिनेरियो है इकोनॉमी का, वो भारत जैसे देशों के लिए पॉजिटिव होगा। तो हमें नेचुरली फिस्कल स्टिमुलस अपना बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं
वो भी थोड़ी हार्डन हो गई, थोड़ी कम हो गई। और जो इक्विटीज का फ्लो है वो ज़्यादातर सेफ कंट्रीज में, यूएस जैसे कंट्रीज में गया। कैपिटल फ्लाइट यूएस डॉलर्स की जगह जगह से हुई। इनफैक्ट दूसरी करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर जो है 2022 में 16.1% से उसकी वैल्यू बढ़ी जनवरी से लेकर सितंबर 2022 तक। उसका कारण ये था कि इंटरनेशनल सीन से जो एफआईआईज थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने बहुत सारा पैसा वापस यूएस की तरफ डाइवर्ट किया। अब जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व व्यापार संगठन ने जो भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड का, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का ग्लोबल व्यापार कहा है करीब 3.5% से 2022 में बढ़ा था, और इस साल खाली 1% बढ़ेगा। नाउ दिस प्रोजेक्शन इज नॉट वेरी पॉजिटिव। ये प्रोजेक्शन बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसे लोगों के लिए, कंट्री के लिए बहुत चैलेंज है। क्योंकि हमारा ग्लोबल मर्चेंटाइज में 70% जनसंख्या होते हुए भी, लेकिन लो टेक्नोलॉजी बेस होते हुए भी होने के कारण हमारा मर्चेंटाइज ट्रेड खाली 1.8% का है, जबकि सर्विसेज में 4% है। अब सर्विसेज में इस साल पोटेंशियल है, लेकिन जब तक हम अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन सही रूप से नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज नहीं लाएंगे, नए उत्पादन की विधियां नहीं बढ़ाएंगे, हमारा R&D स्ट्रांग नहीं होगा, तो डेफिनेटली इस साल जो हमारे ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ने के आसार हैं। एक और जो फैक्टर बहुत कंट्रीब्यूटिंग है वो ये है कि यूएस में और यूरोप में एक मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी इस समय टाइटनेस की तरफ बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं जिससे मनी सप्लाई कम से कम हो, और इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरनेशनल डिमांड पर असर पड़ेगा। और इंटरनेशनल डिमांड पर पड़ेगा तो भारत जैसे जो बेसिक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी डिमांड पर भी असर पड़ने के बहुत बड़े आसार हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड ऑफ